तरफ डायरेक्टेड रहता है। लोन पेयर घूमता रहता है, नाचता रहता है, कूदता रहता है, किसी एक दिशा में फिक्स नहीं होता। और मजे की बात है, उसके रिपल्शंस ज्यादा महसूस नहीं होते बॉन्डेड पेयर्स को, इसलिए स्लाइट डिस्टॉर्शन है, ज्यादा नहीं है। अजीब सी बात है, लोग कहते हैं लोन पेयर हो जाता है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव, पर यह है सिर्फ एक भारी भरकम नाम। हकीकत यह है कि 7 = 6+1 ये केसेस बहुत अच्छे से VSEPR थ्योरी प्रेडिक्ट नहीं कर पाती। हाइब्रिडाइजेशन भी इसका संदिग्ध होता है। कुछ लोग ब्लाइंडली फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो बोल देते हैं sp3d3, पर ज्योमेट्री के हिसाब से अगर देखें तो अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों था? कॉन्सेप्ट ही इसलिए था कि ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन किया जा सके। यहां ऑब्जर्वेशन है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के आसपास है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज क्लोजर टू sp3d2 देन टू sp3d3। लॉट ऑफ डिबेट गोज ऑन, साइंटिफिक कम्युनिटी भी एक मत नहीं है, पर अगेन अगर आप उस स्पिरिट को ध्यान रखें, हाइब्रिडाइजेशन कोई रटी रटाई चीज नहीं है, ऑब्जर्व ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के काम में आती है। अरे हमने किताबों में पढ़ा है sp3d3 लिखा है, जो लिखते हैं उन्होंने अपने रटे रटाए जो ट्रिक है, फॉर्मूले हैं, उनसे निकाल दिया है। वो ट्रिक और फॉर्मूले साइड में रख दीजिए, ये एक्सेप्शनल केस था। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इज मोर अप्रोप्रिएट अगर आप उसको माने sp3d2 बजाय sp3d3 के, राइट? तो ये बड़ी मजेदार कहानी है। तो 6+1 का केस थोड़ा सा एबनॉर्मल है, एक्सेप्शनल है, उसको आप साइड में करिए। वो sp3d3 कुछ मानते हैं लोग, बट इट इज मोर अप्रोप्रिएट इफ इट इज कॉल्ड sp3d2। बाकी तो जो है वो तो कौन सा 7+0 और 5+2, ये दोनों केसेस तो क्लासिक sp3d3 ही है। और मजे की बात है, ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं मिलते इनके, एक दो मॉलिक्यूल ही देखने में आते हैं। ठीक है, लास्ट रेयरेस्ट एंड सबसे विचित्र है कोऑर्डिनेशन नंबर या स्टेरिक नंबर 8। कोई एग्जांपल, IF8- या XZF8। ओ माय गॉड, कैसी ज्योमेट्री है, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। ये क्या होता है, ये एंटीप्रिज्म क्या बला है? आप देखें, आप एक स्क्वायर लीजिए, हाँ, उसके ठीक ऊपर एक स्क्वायर रख देंगे तो क्या होगा? बल इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर उसे आप 45 डिग्री घुमा दीजिए ऐसे, इस तरह से, अब ये तो मैं आपको टॉप से दिखा रहा, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। वैसे क्या है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ 1 2 3 4 ये एक स्क्वायर है, और यहाँ भी 1 2 3 4 ये एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करी है। आप यहां से देखिए, आपको ये इस तरह का दिखेगा। अच्छा, तो मतलब एक स्क्वायर है, हाँ, और उसके नीचे हल्का सा घुमा के एक दूसरा स्क्वायर रख दिया है और जोड़ दिया है। जी हाँ, ये ज्योमेट्री है स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूं। एक स्क्वायर ऐसा है, ठीक है, और फिर उसी के नीचे एक स्क्वायर ऐसा है। अच्छा, और इसी के बॉर्डर्स अगर आप जोड़ दें तो लोग कहने लगते हैं स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। 1 2 इस तरह से, ये है आपका क्लासिक स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, जो आप मनोरंजन पूर्वक यहां देख रहे हैं। ये नाम काफी है, इतना कोई तंग करता नहीं है, फिर भी एक बार दर्शन कर लीजिए, न जाने किस रूप में आ जाए भगवान। काफी है इतना। हाइब्रिडाइजेशन रेयरेस्ट ऑफ रेयर, sp3d4। ओ माय गॉड, एक बात और बता दो, XZF8 अगर बनता तो ऐसा होता, XZF8 ऑब्जर्व नहीं किया जाता, देखा नहीं जाता। IF8- रेयर है, बहुत मुश्किल ही बनता है, पर ठीक है, हाँ, लोगों ने ऑब्जर्व जरूर किया है, इसलिए बता दिया। ठीक, चलिए, सारे हाइब्रिडाइजेशन तो हो गए, सारी थ्योरीज हो गई। एक लास्ट वार्निंग, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी फेल हो जाती है तब जब इलेक्ट्रॉन ऑड होते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन आप लॉजिकली नहीं निकाल सकते। अच्छा, क्यों? इससे प्रेडिक्शन बहुत पुअर होते हैं, इनफैक्ट हो ही नहीं पाते। तो क्या करें, ये आपको याद ही होना चाहिए। और वैसे मैं एक हिंट दे देता हूं, आमतौर पर जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे हाइब्रिडाइजेशन में गिना जाता है। अच्छा, जैसे जैसे अगर आपके पास NO2 है, तो NO2 आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप उसे ऐसा बना लें और उसकी ज्योमेट्री एंगुलर दिखाएं और हाइब्रिडाइजेशन sp2 मान लें, और या आप मान लें कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में है ही नहीं और इसको आप sp हाइब्रिडाइज मान लें।
प्लीज रिमेंबर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हाइब्रिडाइजेशन ईश्वरीय नियम नहीं है, वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल जुगाड़ था ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्रीज और वैलेंसीज को एक्सप्लेन करने के लिए, बॉन्ड एंगल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब वैज्ञानिक कंफ्यूज होते हैं तो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करके पता लगा लेते हैं कि भैया ये है कैसा। NO2 मॉलिक्यूल अगर sp होता, sp होने का मतलब था एक और एक दो सिग्मा है प्लस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको गिने या ना गिने, अगर ना गिनते तो sp हो जाता, अगर गिनते तो sp2 हो जाता। वेल, अगर sp होता तो ज्योमेट्री लीनियर होनी चाहिए थी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे तो देखा NO2 का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं है, वो वी शेप या बेंट मॉलिक्यूल है। बेंट है तो लोगों ने कहा जरूर sp2 ही सही है, इसका मतलब 2 + 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही गिनना चाहिए। जी हाँ, ये आया कि हाँ हाइब्रिड में ही गिनना चाहिए। लेकिन कई जगहें ऐसी आती हैं जहां बॉन्ड एंगल्स इतने गोलमाल, इतने चित्र विचित्र, इतने बीचों बीच आ जाते हैं कि उनकी एग्जैक्ट वो sp2 या sp3 क्या है बोलना संभव नहीं होता। ये ऐसे केस में मेरी या आपकी कोई गलती नहीं है, थ्योरी का डिफेक्ट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेडिक्शन इसमें ढंग से नहीं होता। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कोई तंग भी नहीं करेगा इसके लिए। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास है CF3 रेडिकल, CFFF, लोगों ने कहा बताओ क्या है हाइब्रिडाइजेशन, मैंने कहा 1 2 3, 3 सिग्मा प्लस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 है स्टेरिक नंबर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इस तरह से गाड़ी चल जाती है। कोई एक्सेप्शन है इसका, एक बड़ा नोटेबल एक्सेप्शन है, कौन सा? वो है अल्काइल रेडिकल्स, CHHH रेडिकल अगर आपके पास है, ये क्या है? ये है CH3 रेडिकल, या ले सकते हैं CR3, जहां R कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप आल्सो। ये पाया जाता है, ट्रायगोनल प्लेनार ज्योमेट्री है, आई रिपीट, ये प्रेडिक्शन नहीं है, एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि ये ट्रायगोनल प्लेनार है। इसका मतलब ये जरूर sp2 हाइब्रिडाइज रहा होगा, इसका मतलब इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम हाइब्रिडाइजेशन में गिन नहीं सकते। ये क्या कैसे होगा? डरिए मत, ये अलग से याद कर लीजिए। अल्काइल रेडिकल्स के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिना जाता, और बाकी केसेस में गिन लिया जाता है। इसका लॉजिक क्या है? ये लॉजिक नहीं है, 5 7 10 केस जो आते हैं उनमें ज्योमेट्री एक्सपेरिमेंटली देखिए, उससे याद कर लीजिए। ये रटने का एक तरीका है, रटने की बात कर रहे हो, पाप कर रहे हो तुम, पाखंड तो नहीं कर रहा। बाकी लोग जो बात बोलते हैं, जिस तरह से किताबों में लिखा होता है, नौटंकी करते हैं। मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में बेलाग आपको बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे मूर्ख नहीं होते। जब वो सुनते हैं ये ऊट पटांग बातें, तो वो कहते हैं पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूं आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में VBT सक्सेसफुल नहीं है, फ्लॉप हो जाती है। तो हम आंसर कैसे निकालते हैं? हम आंसर देख लेते हैं, वैज्ञानिक ये काम करते हैं। हाँ जी, वो तो सारे काम ऐसे ही करते हैं। वो पहले बेचारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सारे बॉन्ड एंगल नापते हैं। ज्यादा मॉलिक्यूल है भी नहीं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, NO2 ClO2 ClO3, अल्काइल रेडिकल, CF3 रेडिकल, इस तरह से 5 6 स्पीशीज हैं। इन सब में एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल से मैच हो जाएगा आंसर, यदि आप मान लें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। एक्सेप्ट वन केस, वो है अल्काइल रेडिकल CH3 या CR3 रेडिकल्स, जहां R कैन बी इथाइल मिथाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। उन केसेस में पाया जाता है, एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि ट्रायगोनल प्लेनार ज्योमेट्री है। इसका मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे ही याद कर लीजिए, इसके अलावा और किसी झगड़े की कोई जरूरत नहीं है। लॉजिक क्या है? जितने भी लॉजिक हैं फर्जी और लीपापोती वाले हैं, है ना? ये फैक्ट है, आपको फैक्ट के तौर पर याद रखना है। टच, राइट? चलिए, तो चलते हैं आगे। हाँ, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और, जैसे PCl5, हमने उसकी ज्योमेट्री सुनी थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। हाँ होती है, पर ध्यान रखिएगा वो गैस फेज में होती है। सॉलिड स्टेट में जब लाते हैं तो PCl5, मजे की बात है, दो कैटायन और एनायन ऐसे आयंस में टूट जाता है। एक बनाता है PCl4 प्लस, वो Cl माइनस छोड़ देता है, और दूसरा उसी Cl माइनस को कैच कर लेता है।
वो बनाता है PCl6 माइनस। ऐसा क्यों होता है? ध्यान रखिएगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल एक अपवित्र ज्योमेट्री थी। क्यों? वो बहुत सिमेट्रिक नहीं थी, उसमें एक्सियल अलग थे, इक्वेटोरियल अलग थे, एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर थे, वीकर थे। अगर वो ऐसे टूट जाती है, एक sp3 टेट्राहेड्रल और दूसरा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, सबसे सुंदर दो ज्योमेट्रीज बनती हैं sp3 और sp3d2 के करस्पॉन्डिंग। यही नहीं, कटायन एनायन साथ साथ आ गए तो एक आयनिक लैटिस बन जाता है, उसकी लैटिस एनर्जी भी रिलीज होती है, उससे भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इस लालच में PCl5 जब सॉलिड स्टेट में आता है तो वो कटायन और एनायन में इस तरह से टूट जाता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। अच्छा, समझ गए क्या? PF5 तो फ्लक्शनल मॉलिक्यूल था, वो अलग था, वो ऐसे नहीं टूटता ना। PCl5 ऐसे टूट जाता है, तो ऐसे ही PBr5 भी टूटता होगा? नहीं, PBr5 टूटता जरूर है, पर वो PBr4 प्लस और Br माइनस बनाता है। अरे, वो PBr6 माइनस क्यों नहीं बनाता? सोचो, बताओ। आसान है। एक फास्फोरस के इर्द गिर्द 6 एडजस्ट हो सकते हैं Cl एटम्स, क्योंकि साइज छोटा है। 6 विशालतर Br माइनस एटम्स, इतनी जगह ही नहीं होती फास्फोरस के इर्द गिर्द कि उसमें 6 Br सेट हो सके। तो PBr6 माइनस अनस्टेबल होता है, बनता ही नहीं, तो बस Br माइनस अकेला ही रह जाता है इस तरह से। तो Pi5 में भी ऐसा ही होता होगा ना? नहीं, ये 4 हैं, चारों की कहानी अलग है। PF5 फ्लक्शनल था, PCl5 ऐसे स्प्लिट करता है, PBr5 अलग करता है, Pi5 एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे, क्यों ना उसे तोड़ दे PI4 प्लस I माइनस में? झूठ है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत डिबेटेबल है, आज तक किसी ने पक्का दावा किया हो और वो दूसरे वैज्ञानिकों ने सच मान लिया हो, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। लगभग 125 बरस से इस पर रोना पीटना चल रहा है। चलने दीजिए इसे, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए क्या स्ट्रक्चर निकालना, कोई हिसाब नहीं है, राइट? इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस अमंग्स द फॉलोइंग व्हिच इन्वॉल्व चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइन एटम। आपको हर केस में अंडरलाइन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और पता लगाना है कि क्या उसके हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो रहा है। ABCDE कितने सारे हैं, आइए देखते हैं। H2O, ऑक्सीजन sp3 थी, और यहां भी sp3 है। ध्यान से देखिए, तो कोई चेंज हो रहा है? नहीं, इसमें तो नहीं हो रहा है। अमोनिया और BF3 में बोरॉन था sp2, और यहां पर वो हो जाएगा sp3। कैसे? NH3, ध्यान से देखिएगा, और ये तीर चलता है, और BF3। तो बोरॉन, अब अगर आप देखेंगे तो बोरॉन के 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन अब हो गया है sp3, पहले sp2 था। चेंज हो गया हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, हो गया है। XZF6 बना रहा है XZF5 प्लस और F माइनस। तो XZF6 अगर ये बड़ा झगड़े वाला केस आ गया है, क्यों? XZF6 को कई लोग sp3d3 मानते हैं, तो जो उसे sp3d3 मानते हैं, जो कि मेरी समझ से गलत है, XZF5 प्लस, ये तो सरल सा केस है। XZF5 प्लस कैसा होगा? IF5 जैसा होगा, स्क्वायर पिरामिड। ये sp3d2 है प्लस F माइनस। जिन प्रश्नों का थ्योरी स्पष्ट उत्तर नहीं देती, जहां थ्योरी में ही कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन इसलिए नहीं कि हमारी मूर्खता या आपकी मूर्खता है, थ्योरी की ही गड़बड़ी है। ऐसे केसेस को प्रश्नों में लेना नहीं चाहिए, शुभ नहीं होता। क्यों? अदरवाइज नॉर्मली जो लोग गड़बड़ मानते हैं वो मान लेंगे sp3d3 थे, sp3d2 हो रहा है। पर सच तो ये है कि अगर sp3d2 से sp3d2 माने तो चेंज नहीं है, अगर वैसा मान ले तो चेंज है, तो ये कभी हाँ कभी ना गड़बड़ हो जाएगा। हमारे हिसाब से तो इसमें चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगेन कई लोग ऐसे दुनिया में हैं जो उल्टा भी मान लेते हैं। सही क्या है? ऑब्वियस सी बात है, सही तो हम जो मानते हैं वही बता रहे हैं, लेकिन ऑल्सो सेनिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या चीज सही है ये इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितने लोग कह रहे हैं उसे। 10 लोग गलत को सही कहेंगे तो गलत सही नहीं हो जाएगा, पर फिर भी ये इस तरह से है, ये गड़बड़ है, अच्छा होता हम ये ऑप्शन देते ही नहीं। जेई में आ गया तो क्या होगा? जेई में इस तरह के संदिग्ध चीजें, झगड़े वाली चीजें नहीं आती, वो वही पूछते हैं जिनका पक्का अनएम्बिगुअस आंसर होता है, आप उसकी चिंता ना करें। PCl5 दे रहा है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, बिल्कुल। sp3d से बन रहा है sp3 और sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन में एकदम जड़ से चेंज हो रहा है, यस।
और मीथेन, इथेन में देखें sp3 और sp3 थे कार्बन, और यहाँ पे sp3 है, अरे यहाँ sp2 हो गया है, क्या परिवर्तन हुआ है? जवाब है हाँ हुआ है, लेकिन जो अंडरलाइन था उसमें परिवर्तन है, अंडरलाइन वाले में परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो आंसर 2 होना चाहिए, यद्यपि कुछ लोग झगड़ा करके इसे 3 भी मान लेंगे, पर अगेन 3 इज नॉट द करेक्ट आंसर, द अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी 2, राइट? चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, आपके मन में एक संशय हो सकता है क्या, कि ये झगड़े वाली बातें जो कर रहे हो, केमिस्ट्री में इस तरह के विवाद बहुत सारे होते हैं, और हमारी स्पेशलिटी यही है कि इन सारे विवादों को प्रॉपर थियोरेटिकल स्टडी से हमने निपटा रखा है, या इनका एक बहुत सप्रमाण उत्तर देने में हम समर्थ हैं, है ना? लेकिन फिर भी क्योंकि ये थ्योरी का कंफ्यूजन है, और इसमें डिबेट हो सकती है, आप अगर किसी और से पूछें या कोई और इस बारे में बात करें तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको डिबेट भी बता देता हूं कि हाँ, लोग इसको डिबेटेबल मानते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं इसको डिबेटेबल मानता हूं, पर कई लोग, जो एक कॉमन गड़बड़ी, एक बहुत पॉपुलर मिसकंसेप्शन है, वो मैंने आपको बता दिया कि XGF6 या 6+1 वाले केस को पॉपुलरली लोग, क्योंकि लोग वो ट्रिक और फॉर्मूले से निकालते हैं, तो ट्रिक और फॉर्मूले से sp3d3 आ जाता है, पर कायदे में हाइब्रिडाइजेशन डिजाइन किस लिए किया गया था? इसलिए ताकि एक्चुअली ज्योमेट्रीज जो होती हैं उनको हम सही सही गेस कर सकें, तो उसके assumptions लेकर, कुछ रटे हुए assumptions लेकर अगर ज्योमेट्री गलत आ रही है तो उस रट्टे को चेंज करके एडजस्ट कर लेना चाहिए। इस वजह से XGF6 को हमने sp3d2 माना है, न कि sp3d3। ठीक है, चलो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। mx4 प्लस x-2 दे रहा है mx4 x-2, कोई रिएक्शन हो रहा है अपेरेंटली। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ m इज 52, अरे बाबा, ये कैसे देखेंगे? ना, xenon नोबल गैस 54 है, तो इसके पहले आयोडीन 53 है, वहां से गिन लीजिए। आयोडीन के पहले क्या आता है? टेल्यूरियम, और वो है 52, तो ये टेल्यूरियम है, m जो है वो टेल्यूरियम है। एंड x and x dash are halogens, and x dash is more electronegative than x, then choose the incorrect statement regarding the given information. पहली बात तो ये कि Te, नॉट TeF6 या इस तरह की कोई चीज होती, x और x डैश अलग है मैं जानता हूं, पर अगर 6 हेलोजन जुड़े हुए हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, और ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, ये तो पक्का है ना? और ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल और इक्वेटोरियल में कोई भेद नहीं होता, ये भी हम जानते हैं। तो कैसा दिखना चाहिए? ये दिखना चाहिए ऐसा, x डैश x डैश x x x x, ऐसा क्यों करो? सिमेट्री अच्छी है इसलिए, अदरवाइज x और x डैश मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल में डिफरेंस नहीं होता, ऑक्टाहेड्रल में याद रखिएगा। बोथ x डैश एटम्स ऑक्यूपाई एक्सियल, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। ऑल mx बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल in both mx4 and mx4x2 dash compounds, ठीक है? ध्यान रखना, mx लेंथ की बात नहीं करी है, सिर्फ ये बोला है कि mx4 में चारों बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, हाँ है, और mx4x2 डैश में चारों mx बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, हाँ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सियल की अलग लेंथ है, इक्वेटोरियल की अलग लेंथ है, ये नहीं है। ध्यान रखना, mx डैश, क्योंकि हैलोजन एटम अलग है, उसकी रेडियस अलग होगी, तो उसकी बॉन्ड लेंथ mx से अलग होगी, उसकी बात नहीं करी नहीं गई है यहाँ पे सिर्फ mx की बात करी गई है, वो तो एक जैसा ही है। अच्छा, इसमें भी एक चीज और ध्यान रखना, सिर्फ mx4 जो है ये sp3d है, और ये sp3d2 है, ठीक है? तो इसमें तो चारों एक जैसे हैं, sp3d में चेक कर लो क्या एक जैसा है? नहीं। जैसे Te, यहां देखिए ऐसे x x x और x, इसमें दो एक्सियल हैं और दो इक्वेटोरियल हैं, क्या सबकी लेंथ एक जैसी है? नहीं, मारे गए। तो ये बोथ में तो नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है। Central atom M does not use any valence non-axial set of d orbitals in hybridization of the final product, ठीक है? Non-axial set of d orbital क्या होता है? वो d orbital जो एक्सिस के अलोंग है। एक्सिस के अलोंग कौन सी है?
dx² - y² और dz², ये दो हैं जो एक्सिस के अलाउंग हैं। अच्छा, और बोला है सेंट्रल एटम नहीं यूज करता dx² - y² या dz² को इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। बहुत बड़ा झूठ है ये। अरे sp3d2 फाइनल प्रोडक्ट sp3d2 है, उसमें तो यही दोनों यूज होती हैं, और बोला है डज नॉट यूज, ठीक, गलत बात। एबीसी तीनों गलत हो गए, तो डी सही होगा। आओ देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम m remains the same in both the reactant and the final product। ये भी झूठ है यार। क्यों? क्योंकि sp3d था और बाद में sp3d2 बन गया। एक बार क्वेश्चन पढ़े क्या था। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तेरी झूठ सुनना था। अच्छा, हम तो सच के पीछे पड़े थे, चारों झूठ निकले, क्या करें, चारों को चुन लेते हैं। द करेक्ट आंसर्स आर ए बी सी डी। कैसा कलयुग है देखिए, ए बी सी डी, राइट। अब बारी आती है एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट की, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने पूरी केमिस्ट्री को 100 से भी ज्यादा बरस से आंदोलित कर रखा है। ये वो कंसेप्ट है जिसके कारण कोवलेंट बॉन्ड्स की थ्योरी सही हो पाई लिनस पॉलिंग की। जी हाँ, अदरवाइज जो उन्होंने बॉन्ड्स को सिंगल, डबल और ट्रिपल बना था वो बैठता ही नहीं। ये दिव्य थ्योरी, ये मजेदार, ये मनोरंजक थ्योरी है जिसका नाम है रेजोनेंस। वाह, ये क्या है? एक फिजिक्स में भी रेजोनेंस होती है, वो अलग फिनोमेना है। यहाँ पे क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं रेजोनेंस। ये क्या है बताता हूं आपको, तसल्ली रखिए। आइए देखिए क्या है ये। ओजोन को देखिए। ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा। क्या आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड्स थोड़े से लंबे होते हैं, डबल बॉन्ड्स उससे छोटे, और ट्रिपल बॉन्ड्स और भी छोटे होते हैं। अच्छा, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर आप ओजोन का बनाएंगे तो आपको दिख रहा है कि इसमें एक तो सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड। अगर O2 मॉलिक्यूल से डबल बॉन्ड मान लूं और उससे बॉन्ड लेंथ निकालूं एक दूसरे मॉलिक्यूल में, तो वो आनी चाहिए 121 पिकोमीटर्स। ठीक है। H2O2 से OO सिंगल बॉन्ड की लेंथ निकाल लूं और वो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा आती है 148 पिकोमीटर। ठीक है। तो शराफत का तकाजा ये था कि जब मैं ओजोन के मॉलिक्यूल को एक्सपेरिमेंटली देखूं, ध्यान से सुनना, अच्छी बात बोल रहा हूं, अगर मैं ओजोन के मॉलिक्यूल को एक्सपेरिमेंटली देखूं तो होना ये चाहिए था इस डायग्राम के हिसाब से होना ये चाहिए था कि एक बॉन्ड लंबा आता, एक बॉन्ड छोटा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते। अगर एक्सपेरिमेंट से देखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ी दिखता है, आपको तो न्यूक्लियस दिखते हैं कि भाई एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी ऑक्सीजन। तो हमें एक्सपेक्टेड था कि भाई कुछ ऐसा दिखेगा, एक लंबा है, एक छोटा है। ऐसा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो न सका। जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए और ओजोन की बॉन्ड लेंथ नापी, धत तेरे की, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम, ये क्या है, 148 से छोटा हो गया 128 और 121 से लंबा हो गया 128। सिंगल और डबल की बॉन्ड लेंथ के बीच में कुछ आ गया नलायक। अरे ये कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ नया हुआ है। अब ये जो बॉन्ड है ये न सिंगल है और न डबल, ये सिंगल और डबल के बीच में कुछ है। अरे तो क्या आधे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? हाँ, हो भी सकती है। क्यों? वो तो वेव था, वेव फैल जाए, ऐसा भी तो हो सकता था। अच्छा, कैसे? आइए वही देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सिंगल और डबल बॉन्ड्स के बीच में है। अब इसका मतलब एक चीज तो पक्की है कि ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया था ओजोन का, कि भाई एक डबल है और एक सिंगल, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपने मनोरंजन के लिए आपने कागज पर बना तो लिया, पर ये असली स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट तो नहीं करता। सत्य क्या है? इधर क्यों? हो सकता है आप कहते कि नहीं, इधर की बजाय उल्टी साइड में डबल बना लो, ऐसे कह सकते थे। लेकिन इधर या उधर, सिंगल या डबल कहां बना रहे हो महत्व इसका नहीं है। अगर ये स्ट्रक्चर सही होता, स्ट्रक्चर 1 सही होता या स्ट्रक्चर 2 सही होता, दोनों ही परिस्थितियों में ओजोन का एक बॉन्ड लंबा और एक बॉन्ड छोटा कम से कम अलग अलग होने चाहिए थे। हमारे तो दोनों बॉन्ड ओजोन के असलियत में सेम आते हैं, ये कैसे आ गए? तो अब लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा होगा। क्या होगा? कि सही स्ट्रक्चर न फर्स्ट है न सेकंड, सही स्ट्रक्चर इनके बीच में कहीं है। तेरे मेरे बीच में कैसे? ओ देखते हैं।
हम ऐसा मानते हैं कि जो असली स्ट्रक्चर है, एक बार दोनों स्ट्रक्चर्स को देखिए, उससे आपको फील आएगी। पहले स्ट्रक्चर में दूसरे स्ट्रक्चर में कुछ कॉमन है। हाँ, क्या कॉमन है मैं बनाता हूं। ओ ओ ओ, तीन जगह ओ है, ये तो पक्का है। हाँ जी। और दो लोन पेयर इस पे, दो लोन पेयर इस पे, और एक लोन पेयर इस पे, और प्लस फॉर्मल चार्ज पे, ये तो पक्का दोनों में है ही है। अच्छा जी, गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है इसमें कि पहले स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड है। हाँ जी। और जब डबल बॉन्ड है तो यहां एक लोन पेयर था। हाँ जी। और चार्ज माइनस था, बिल्कुल। और दूसरे स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड था। हाँ जी। और यहां लोन पेयर था। हाँ जी। और यहां पर -1 स्ट्रक था, बिल्कुल। तो अगर मान लो झगड़ा हो रहा है और आप सुलह करा रहे हैं, चल ना तेरी ना मेरी, तो क्या करेंगे? एक स्ट्रक्चर कह रहा है इसको -1 करो, दूसरा कह रहा है इसको -1 करो। हमने कहा बीच में आ जाओ। तो बीच में क्या करें? अभी वैक्यूम में तो चार्ज आएगा नहीं, तो -1 0 या -1 0 रखने के बजाय हम कहेंगे बराबर बांट ले, -12 -12। ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आधा इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे? इलेक्ट्रॉन एक टुकड़ा नहीं है जिसको ये तो पूरा होगा, या अनब्रेकेबल पीस नहीं है। वो तो एक वेव थी, वेव यहां से निकली यहां तक फैल गई, आमतौर पर यहां तक जाती थी, यहां से की बजाय पूरे इसमें फैल गई। अच्छा, तो असलियत में ओजोन कैसी है? ना वो फर्स्ट है ना सेकंड, असलियत में तो ओजोन है थर्ड। इलेक्ट्रॉन जिसको हम मान रहे थे एक जगह रहेगा, वो एक्चुअली पूरे वॉल्यूम पर फैल गया है। और ये असली स्ट्रक्चर जो 3 है, ये सही स्ट्रक्चर है ओजोन का। तो 1 और 2 में तो कुछ है, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। जी हां, हम कहते हैं कि वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, या वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, ये सचमुच में होते हैं ना? सचमुच में एक क्षण को भी ना 1 होता है ना 2, 3। क्या लगातार देर दरार 1 से पलटी मार के 2, 2 से पलटी मार के 1, अकड़ बकड़ अकड़ बकड़ अकड़ बकड़ ऐसे हो रहा है? नहीं, ना 1 कभी एग्जिस्ट करता है ना 2 कभी एग्जिस्ट करता है। जो है वो 3 है, और वो परमानेंट है। वो 1 और 2 में इधर उधर इधर उधर इक्विलिब्रियम में नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अजीब सी बात है। ऐसा ही है। नो, कुछ कुछ ऐसे मानिए। आप जैसे मान ले, क्या आप देख रहे हैं ये पर्पल कलर है? हाँ जी। क्या आपने ड्राइंग पढ़ी है? हाँ हाँ, ड्राइंग स्कूल में करते थे। पर्पल कलर कैसे बनता है? पर्पल कलर बनता है रेड और ब्लू के मिक्स होने से। ठीक है, तो आप एक काम करें, आप पोस्टर कलर्स लें, रेड लें, ब्लू लें, मिक्स करें, पर्पल कलर बन जाएगा। हाँ जी। अब एक काम करिए, एक रेड टी शर्ट लीजिए। हाँ जी। और एक ब्लू टी शर्ट लीजिए। हाँ। और उनको मिक्स कर दीजिए। कैसे मिक्स करेंगे? रख दीजिए के ऊपर। अच्छा, तो क्या वो पर्पल हो जाएंगी? कैसी बात करते हो यार तुम, है ना? तो एक रेड टी शर्ट रेड रहेगी, ब्लू ब्लू रहेगी, मिक्स थोड़े हो जाएंगी, कपड़ा थोड़े मिक्स हो जाएगा उनका। एग्जैक्टली exactly. एक काम करते हैं, आप डू यू सी कि आपने कभी कलर व्हील देखा हो? कि एक ऐसा व्हील बनाते हैं बच्चे, अक्सर साइंस एग्जीबिशंस बनाते हैं ऐसे। उसमें मान लीजिए वो बच्चे तो बेचारे 7 रंग्स विबग्योर वाले लगाते हैं, उसको घुमाते हैं और व्हाइट लाइट ऐसा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। पर मान लीजिए आप एक ऐसा व्हील बनाए जिसमें एक तरफ रेड और एक तरफ आधे में रेड आधे में ब्लू। एक पंखा है, 4 ब्लेड्स हैं, 2 ब्लेड्स को रेड और 2 को ब्लू कर दीजिए, पंखा चला दीजिए, शड़ाक पंखा घूम रहा है। तो अब जब वो पंखा तेजी से घूम रहा है, तो आपको ना अलग से रेड दिखेगा ना अलग से ब्लू दिखेगा। इसमें भी जब ये व्हील तेजी से घूम रहा है, आपको अलग से ना रेड दिखेगा ना ब्लू दिखेगा। एक्चुअली आपको पूरा व्हील एवरेज में पर्पलिश दिखेगा। लेकिन अगर उसे रोक देंगे तो आपको रेड अलग दिख जाएगा और ब्लू अलग दिख जाएगा। हाँ जी। तो ये रेजोनेंस ऐसी ही है, एक व्हील तेजी से घूम रहा है। नहीं, मैं यही बताना चाहता था, कई बार बच्चे ऐसी कल्पना करते हैं, पर ये एग्जैक्टली गलत कल्पना है रेजोनेंस के लिए। अगर कोई रेड और ब्लू है और बार बार रंग बदल रहा है, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, वो भी पर्पल दिख सकता है। लेकिन ये वैसा ही होगा जैसे मैं कहूं कि मॉलिक्यूल में जो असली स्ट्रक्चर है वो है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चेंज हो रहा है, और एवरेज 3 दिख रहा है।
ये झूठ है। कभी ना 1 होता है, कभी ना 2 होता है। 1-2 में कोई अल्टी पल्टी नहीं होती, वो हमेशा 3 रहता है और परमानेंट रहता है। अच्छा, मतलब इसका मतलब पर्पल कलर रेड और ब्लू को एक्सचेंज करते हुए दिख सकता था, लेकिन एक और हो सकता था। जैसे बैंगन है, बैंगन का कैसा रंग होता है? बैंगनी होता है, पर्पल होता है। तो क्या बैंगन गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं? लाल नीला लाल नीला लाल नीला लाल नीला, तो एवरेज बैंगनी दिखता है? जी नहीं, बैंगन परमानेंट बैंगनी ही होते हैं। अच्छा, कलर परमानेंट बैंगनों का बेचारों का वायलेट होता है, ठीक है। तो अगर उनका परमानेंट कलर पर्पल या वायलेट है, तो जैसे बैंगन परमानेंट पर्पल है, वो रेड और ब्लू में अल्टी पल्टी नहीं मार रहे, ठीक वैसे ही ये स्ट्रक्चर भी परमानेंट है। ये दो स्ट्रक्चर 1 और 2 में अल्टी पल्टी नहीं मार रहा, न कभी 1 होता है न कभी 2, है सिर्फ 3। ये परमानेंट है, लेकिन क्योंकि इसमें साफ साफ दिखा नहीं पाते कि कितने लोन पेयर है एक एटम पर, कितने लोन पेयर है दूसरे एटम पर, डॉट डॉट लगा के बॉन्ड बनाया है, उस डॉट डॉट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 4 है, 6 है, ये स्पष्ट नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रॉनों की गिनती 3 में साफ साफ नहीं करी जा सकती। इस वजह से लोग कहते हैं कि कागज पर मैं लिख सकता हूं 1 और 2, कागज पर लिख सकता हूं 1 और 2, और इनको देख कर कर लेना कल्पना, सोच लेना कि वास्तव में ये 3 है। रेजोनेंस के स्ट्रक्चर लिखने का मतलब ये है। जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या एक और नाम है इन्हें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये सचमुच वाला है। तो सचमुच में स्ट्रक्चर ये है, और इन नामों से इसको, इन दूसरे फर्जी स्ट्रक्चर्स को बुलाया जाता है। फर्जी वाले क्यों लिखे जाते हैं? ये इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि इनमें साफ साफ आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिखा सकते हो, लोन पेयर दिखा सकते हो, और कल्पना कर सकते हो कि असली स्ट्रक्चर पहले और दूसरे के बीच में ही कहीं होगा। जहां है वो और ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट और सेकंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स से ज्यादा स्टेबल होता है असली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, लेकिन और जो होता है वो परमानेंट होता है, वो 1 और 2 में अल्टी पल्टी नहीं मार रहा होता। ये बिल्कुल याद रखना, बार बार सबसे बड़ा कंफ्यूजन और मिसकंसेप्ट जो रेजोनेंस में आता है वो यही आता है कि वो स्ट्रक्चर धड़ 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 धड़, क्योंकि बच्चे अभी वो फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं, उनमें रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ लेते हैं और उस तरह की कल्पना कर लेते हैं, वो गलत है। आई थिंक अपनी बात को मैंने ठोक ठोक के अच्छे से बता दिया है। आइए फटाफट एक बार फिर से रिकैप करते हैं इसको। हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं। डीलोकलाइज हो रहे हैं मतलब, आप ये देखें, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जैसे दो एटम्स दो एटम्स के बीच में ही यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला है, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर था, तो इसका मतलब था इनके बीच में ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला है। और जब डीलोकलाइज्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहां से यहां सबके ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है। ये अर्थ है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड का, ठीक है। ये होता कब है? जब एक सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर असली स्ट्रक्चर को सही सही रिप्रेजेंट न कर पाए, तो एक से अधिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं और इमेजिन कर लेते हैं कि असली स्ट्रक्चर इनके बीच में कहीं होगा, इनसे ज्यादा स्टेबल होगा, पर लिखने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने पड़ रहे हैं, और तब हम कहते हैं कि भाई इसमें रेजोनेंस का फिनोमिना है, ठीक है। पाई क्यों भागते हैं, सिग्मा क्यों नहीं भागते? सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियाई के बीच में होता है, न्यूक्लियस दबोच के रखता है, उसको खसकने नहीं देता। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा लूजली हेल्ड होता है, मजे से खसक जाता है, इसलिए वही डिलोकलाइज होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज नहीं होते, राइट। एक बार फिर सुन लीजिए। जो जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस हो रही होती है, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, उनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसा करके बोलते हैं। और जो सही स्ट्रक्चर है वो कहलाता है, ये दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, एंड दिस एक्चुअली एग्जिस्ट्स। उसको रेजोनेंट हाइब्रिड बोलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड या
रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऐसे भी बोलते हैं, जिसमें रेजोनेंस हो चुकी वो ये है असली वाला, और जिसमें होनी है वो पहले वाले हैं। ऐसे थोड़े से नाम है, पता होने चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज है, कोई भी दो स्ट्रक्चर रेजोनेट कर लेते हैं, नहीं। अगर रेजोनेंस होनी है, अगर दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि असली स्ट्रक्चर इनके बीच में कहीं होगा, तो जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। जी हाँ। सेकेंड, दे मस्ट हैव सेम पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, ओ ओ ओ, तो वो वैसे ही रहेंगे, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स नहीं बदलेगा। मतलब जैसे NCS और मान लीजिए ऐसा है, आप करना चाहें कि CN और S ऐसे ऑर्डर पलट दें कि सल्फर से कार्बन से नाइट्रोजन थी और दूसरे मॉलिक्यूल में सल्फर से फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन जुड़ा है, क्या ऐसा कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते, ये आपस में कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। यही नहीं, सिग्मा बॉन्ड सेम होंगे, पाई बॉन्ड सेम होंगे, लोन पेयर सेम होंगे, अगर कंपैरेबल एनर्जी के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो। स्पेशली आप कह सकते हैं, जो सिंप्लीफाई करने के लिए, कि बॉन्डिंग पेयर्स यानी कि सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड्स जितने एक स्ट्रक्चर में हैं उतने ही दूसरे में होंगे, और लोन पेयर्स जितने एक स्ट्रक्चर में हैं उतने ही दूसरे में होंगे, तभी उनकी एनर्जी लगभग एक जैसी होगी। राइट, ये रूल्स हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने के। जैसे ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं ओजोन के, तो आपने बनाई दिए थे। हाँ जी, ये एरो क्या है? ऐसे डबल हेडेड एरो लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम भी फर्जी और तुम भी फर्जी, दोनों तरफ उंगली उठा देते हैं कि दोनों ही फर्जी स्ट्रक्चर है, इनके बीच में है सरजी, मतलब असली स्ट्रक्चर। असली स्ट्रक्चर इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर से अलग होता है। हाँ जी, किसी में भी जो ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का, तो किसी मतलब जो नॉर्मल नियम कानून है स्ट्रक्चर्स बनाने के, प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स उन नियमों के हिसाब से ही बनाने चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट और, हमने कहा कि असली स्ट्रक्चर जो होता है वो दो स्ट्रक्चर्स या दो तीन स्ट्रक्चर्स या चार जितने भी हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में कुछ होता है, एग्जैक्ट बीचों बीच होता है, डिपेंड्स। अगर दो स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक जैसे हैं तो ठीक बीचों बीच होगा, लेकिन अगर दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें एक की स्टेबिलिटी ज्यादा है, दूसरे की स्टेबिलिटी कम है, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है वो मोर कंट्रीब्यूटिंग होगा, जो असली स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा करीब होगा किसके? उसके जो ज्यादा स्टेबल है, और उससे दूर होगा उस बजाय किसके? जो कम स्टेबल है। ठीक है, फाइन। इस तरह से आप देखिए, हमने रेजोनेंस हाइब्रिड लिखा था, माइनस हाफ बांट दिया था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बांट दिया था। ये ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। किसी को क्यों नहीं लिखते? लोन पेयर साफ साफ दिखाई नहीं जा सकते, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी संख्या कहां है, ये लिखना, ये गिनना संभव नहीं होता, इसलिए लोग कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को भी लिखते हैं। ठीक है, एक चीज मान लें, जो भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हमने पहले भी कहा था, फिर रिपीट कर रहे हैं, वो काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, सचमुच में वो एग्जिस्ट नहीं करते। हमेशा एग्जिस्ट करता है असली रेजोनेंट हाइब्रिड, वो होता है, हमेशा होता है, परमानेंट होता है, और जो बॉन्ड लेंथ असली वाले की आती है वो कहीं बीच में होती है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में एक से कुछ आ रही है, दूसरे से कुछ आ रही है, असली लेंथ कहां होगी? उसके बीच में होगी। असली स्ट्रेंथ कहां होगी? उसके बीच में ही होगी। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आप बना रहे हैं, कोई नियम कानून, जी हाँ, पहली बात, जो इंडिविजुअल लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं सही सही बनने चाहिए। जी हाँ, और उनमें सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिमेन्स सेम, एटम्स की कनेक्टिविटी का ऑर्डर सेम होगा, सिग्मा बॉन्ड सेम होंगे, सिर्फ लोन पेयर और पाई बॉन्ड इधर उधर घूमेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स या एटम्स इधर उधर घूम नहीं सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का। ओवरऑल चार्ज स्पीशीज का बदल नहीं सकते, जाहिर सी बात है, NO2 प्लस और NO2
रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, दोनों अलग स्पीशीज हैं। NO2 और NO2 माइनस, अरे एक पे जीरो एक पे माइनस है, वो एक जैसे नहीं है, वो अलग है। ऑब्वियस सी बात है, टोटल चार्ज मस्ट रिमेन द सेम, राइट। जब हमने कहा है बॉन्डिंग फ्रेमवर्क मस्ट रिमेन इंटैक्ट, इसका मतलब है सिग्मा नेट पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो हूबहू एक जैसा होना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, हमने नाइट्रोमीथेन मजेदार मॉलिक्यूल है, उसके स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं आपको। यहां पे देखिए कार्बन HHH और उससे जुड़ी हुई है नाइट्रोजन, और यहां कार्बन और उससे जुड़ी हुई है ऑक्सीजन। एक बार कार्बन से N जुड़ा है, एक बार कार्बन से O जुड़ा है। क्या ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे उनका जो ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी है वही अलग है। कभी C से O जोड़ रहे हो, कभी C से N जोड़ रहे हो, तो अलग मॉलिक्यूल्स हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते। एटम्स को इधर उधर घूमना फिरना नॉट अलाउड कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में। एटम्स डू नॉट मूव इन रेजोनेंस। कार्बोनेट के कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स देखिए, बड़े प्यारे हैं। कैसा, क्या प्यारापन है इनमें। आप देखिए, एक डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर हैं। दो सिंगल बॉन्ड्स हैं, हाँ जी, और जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उसमें ऑक्सीजन के ऊपर तीन तीन लोन पेयर हैं। ठीक है, तीनों हूबहू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। यस। तो कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे? सी है, ओ ओ ओ लिखा, सिग्मा तो है ही, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां 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 सारे जहां में फैला हुआ है। जय हो, बस ऐसा है। ठीक है, फाइन। एसिटेटाइन, एसिटेटाइन में क्या है? हमारा एसिटेट कैसा हो? डीलोकलाइज जैसा हो। मतलब आप देखें इसमें डबल सिंगल या सिंगल डबल इस तरह से है। असली स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों ऑक्सीजन पर फैला हुआ है, इस तरह से। बहुत ही क्लासिक और मशहूर केस है बेंजीन का। थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, पर देखें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे बना सकते थे इसे ना। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम के पाए जाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स में नापिए तो। सिंगल बॉन्ड 1.54 माने जाते हैं, आप इथेन इथीन से नाप सकते हैं। पर जब बेंजीन में नापा गया तो आप देखें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ पाई गई वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में थी। बीच में थी कैसे? तो लोगों ने कहा कि भैया ये दो स्ट्रक्चर हम बना सकते थे बेंजीन के, या तो ऐसे और या बना सकते थे ऐसे। ये क्या क्या आप देखें, ध्यान से देखिए, गौर से, एक जैसे लग रहे हैं पर एक जैसे है नहीं, थोड़ा सा फर्क है यहां और यहां। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड है और यहां कैसा है? ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। साइड में डबल दिख रहे हैं, वो साइड में है। इसको ध्यान से देखिए, मैं ऐसे बताता हूं, ये कैसा है? ये सिंगल है, और ये कैसा है? यहां डबल है। तो जहां सिंगल है एक में, दूसरे स्ट्रक्चर में वहां डबल है, दूसरे स्ट्रक्चर में जहां डबल है पहले स्ट्रक्चर में वहां सिंगल है, ऐसे देखिए। तो डबल सिंगल, वहां पे सिंगल डबल ऐसे है। असली स्ट्रक्चर, अगर बेंजीन का इनमें से कोई स्ट्रक्चर सही होता तो बेंजीन थोड़ा सा ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कुछ बॉन्ड, तीन बॉन्ड लंबे सिंगल वाले और तीन बॉन्ड छोटे डबल वाले होते हैं। लेकिन जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे तो पाया कि बेंजीन का जो असली स्ट्रक्चर है वो इनके बीच में ही है। बॉन्ड सिंगल से छोटे हैं और डबल से बड़े हैं। इसका मतलब जो बॉन्ड है बेंजीन में वो न सिंगल है न डबल, वो तो कहीं बीच में है। तो असली स्ट्रक्चर कौन सा था, वन या टू? तो लोगों को समझ में आया असली स्ट्रक्चर न वन है न टू। असली स्ट्रक्चर तो ऐसा है जिसमें हाफ 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 हाफ, जैसे डबल सिंगल सिर्फ पाई बॉन्ड देखिए, यहां पर देखिए ये सिग्मा तो है ही सही। अगर पाई बॉन्ड देखिए तो यहां और यहां, बजाय इसके कि यहां एक बनाओ और यहां एक बनाओ, ऐसे नहीं है। उसकी वजह लोगों ने कहा कि आप हाफ बॉन्ड यहां हाफ यहां मान लीजिए, ऐसे ही हाफ 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 करते हुए छहों में हाफ, तीन में 1 0 1 0 1 0 करने के बजाय हाफ 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 ऐसे कर लीजिए। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज हो गया है। और सच तो यह इलेक्ट्रॉन बकायदा गोल गोल घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं इस तरह से पी ऑर्बिटल्स में। और बेंजीन आप देखें रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू ज्यादा
सही सही बताई जा सकती है। ये एक कल्पना थी किसकी, इस तरह का ऐसा होता, ये क्या है, अगर ये होता तो ऐसा दिखता, ठीक है, अगर ये लोकलाइज्ड होती तो ऐसे दिखते, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। असली स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें बिल्कुल सब मजे से गोल गोल नाच रहे हैं, घूम रहे हैं और खुश हैं। अच्छी बात है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आप देखें, असली स्ट्रक्चर वो 1.54 से छोटा है, 1.34 से ज्यादा है, 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट एवरेज कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है बेंजीन में। एक चीज और, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? जैसे सिंगल बॉन्ड है तो हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड है तो हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं ना दो एटम्स के बीच में, दैट डिवाइडेड बाय 2, द नंबर ऑफ, ये क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स आपस में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं वो कहलाता है उनके कोवलेंट बॉन्ड का ऑर्डर। अच्छा, तो कोवलेंट बॉन्ड का ऑर्डर ऐसे निकालते हैं, जी हाँ, इसीलिए सिंगल बॉन्ड का 1, डबल का 2, ट्रिपल का 3। पर यहां तो सिंगल डबल ट्रिपल का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। जी हाँ, यहां तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो क्या करें? तो वहां पर हमने ये कहा कि जैसे ओजोन थी, तो ओजोन में आप देखें ऐसा था, हाँ जी। तो अब एक कोई बॉन्ड पकड़ लें, कितने स्ट्रक्चर्स हैं? 2 स्ट्रक्चर्स। पहले स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड हैं? 2। दूसरे स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड हैं? 1। और नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 2। तो आप ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि यहां पर 1.5 बॉन्ड है। 1.5 चाहना है, 1.5 बॉन्ड है, 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीचों बीच है 1.5, एग्जैक्ट बीच में। कैसे निकाला? अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डीजेनरेट स्ट्रक्चर हैं, सेम एनर्जी वाले स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप एग्जैक्ट बीचों बीच मान सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सही बैठेगा, कोई पाप नहीं है इसमें। अच्छी बात है। तो ये क्या किया आपने? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, आप कोई जिस, पहली बात तो बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल का नहीं, किसी बॉन्ड का होता है। तो आप एक कोई बॉन्ड पकड़ लीजिए, भैया ये 2 एटम्स हैं, इनके बीच के बॉन्ड का ऑर्डर निकालना है, और वो वही 2 एटम्स सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में देखिए, यहां पे हमने देखा उनके बीच में सारे सिग्मा पाई सब जोड़ लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 बॉन्ड्स थे, यहाँ 1 बॉन्ड था, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एंड नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स निकाल लीजिए। 2 स्ट्रक्चर्स थे तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। आसान है, अच्छी बात है। कार्बोनेट में देखिए, कोई भी एक बॉन्ड पकड़ लीजिए, मान लीजिए बनेगा ये बॉन्ड लेते हैं, एक, कितना बॉन्ड है? 1 1 2, तो 1 + 1 + 2 इतने बॉन्ड्स हैं, 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 4/3 या 1.33 है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, हाँ ऐसा ही है। ये तो आसान है, हाँ जी। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड हो गया, एक तरह से 1.5 पौने 2 बॉन्ड अलाउड है, अलाउड ही दिख ही रहा है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन हो जाए, इसी बात पे करते हैं। The experimentally determined carbon to oxygen bond length in CO2 is 115 picometers. ठीक है। The length of a normal carbon oxygen double bond and triple bond are 121 and 110 respectively. ठीक है। C डबल बॉन्ड O है 121, C ट्रिपल बॉन्ड O है 110, और CO2 में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 115, वो बीचों बीच है, किसके? 121 और 110 के, ठीक है। बोला है एक्सप्लेन, बताइए ऐसा कैसे हो रहा है? सोचिए, एनी गेसेस? मजेदार है आइडिया, हाँ, सोच लीजिए पहले, कैसे सोचें? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। अगर ये अकेला सही स्ट्रक्चर होता, जो अक्सर बना लेते हैं, अगर ये अकेला सही स्ट्रक्चर होता तो इसमें बॉन्ड लेंथ 121 होनी चाहिए थी, ठीक है। फिर इसका कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसा हो सकता है, काफी गंदा स्ट्रक्चर है, जबरदस्ती प्लस माइनस ले आए, हाँ,
तो अब गंदगी है, पर चक्कर ये है कि जो डेटा दे रखा है, अगर उसके हिसाब से देखूं तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का महत्व तो होगा। तो ये कह सकते हैं कि 1 जो है वो काफी अच्छा है, 2 उतना अच्छा नहीं है। क्यों? 2 में जबरदस्ती चार्जेस आ रहे हैं, 1 में चार्ज नहीं आ रहे। पर फिर भी 2 थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है। हाँ, हाँ, 2 थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है। ये थोड़ा बहुत आने के चक्कर में, ये थोड़ा बहुत आने के चक्कर में एक बार पूरे स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये कैसा है? ट्रिपल सिंगल, ये है डबल डबल और ये है सिंगल ट्रिपल। ठीक है, चार्ज न होना श्रेष्ठ है, लेकिन चार्ज आ भी गया तो ये आजू बाजू वाले लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। हाँ है। तो अब आप देखें, अगर ऐसा है तो इस रेजोनेंस के कारण ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ गई है। जी हाँ, बॉन्ड ऑर्डर की दृष्टि से देखेंगे तो यहां तो बॉन्ड ऑर्डर 2 दिख रहा है बिल्कुल, और यहां कैसा है? यहां पे अगर आप देखें तो यहां या यहां बॉन्ड ऑर्डर, उसमें कुछ ट्रिपल बॉन्ड का तड़का भी लग रहा है। हो सकता है आप कहें अगर ऐसा है तो सिंगल बॉन्ड का तड़का भी लग रहा है बिल्कुल। तो एवरेज सिंगल और ट्रिपल का तो कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए था, मे बी। पर अगर सिर्फ ये स्ट्रक्चर होता तो आप देखो, कार्बन तो sp है, ये sp2 और ये sp2 आ जाती, ऐसी कल्पना कर सकते थे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हैं, इनको देखेंगे तो इससे पता लगता है कि ये sp है और ये sp। अच्छा, और एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, किसी भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता। तो अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये sp हो गया तो थर्ड स्ट्रक्चर में या सेकंड स्ट्रक्चर में भी इसको sp ही होना पड़ेगा। ये sp है और ये भी sp है। अच्छा, और अगर यहां ये sp आ गया तो यहां भी sp है और यहां भी sp है। तो o और c सब sp है। हाँ जी, और इसी की बजाय जब आपके पास सिर्फ C डबल बॉन्ड O था, ऐसा था, ये देखिए। तो ये जो सिर्फ C डबल बॉन्ड O है, इसमें आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन भी कई बार लोग sp2 गिन लेते हैं और ये भी sp2 गिन लेते हैं। sp2 जो दोनों हैं, इन sp2 के चलते जो था वो बॉन्ड लेंथ थी 121। हमारे पास जो केस है उसमें sp और sp है, कार्बन और ऑक्सीजन, s कैरेक्टर बढ़ गया है तो बॉन्ड लेंथ घटकर 115 हो गई। अरे तो 110 क्यों ना हो गई? बॉन्ड ऑर्डर 2 ही है। ध्यान दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर 3 होता तो 110 हो गई होती। बॉन्ड ऑर्डर 2 होने के बावजूद, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर बढ़ गया, इस वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो गई है। गौर फरमाएं, यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन से आएगा, रेजोनेंस से नहीं आएगा। क्यों? ट्रिपल और सिंगल का एवरेज दोनों इक्वली 1 और 3 का कंट्रीब्यूशन सेम है। तो अगर ट्रिपल का कंट्रीब्यूशन है तो उतना ही सिंगल का भी है, एवरेज 2 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर विल बी एग्जैक्टली 2 ओनली। हाइब्रिडाइजेशन जो बदला है ऑक्सीजन एटम्स का, इसके चलते बॉन्ड लेंथ कम हो गई है। राइट, दैट्स हाउ इट इज। ये जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है, in general this is very crucial in explaining the properties and structures and observed bond length strength of most of the molecules। ये हर जगह काम आता है, बहुत वैल्यूबल है। इसी बात पर एक एग्जांपल हो जाए, the number of types of NN bond lengths in azide ion and hydroxoic acid are P and Q respectively, find P plus Q। एक बार azide ion बनाइए, ओ वाओ, ये क्या है? ये है एसाइड है। तो इसमें जो दो बॉन्ड्स हैं, ये दोनों बॉन्ड्स कैसे हैं? अच्छे हैं। नहीं, अच्छे बुरे का क्या मतलब फर्क है? नहीं, बॉन्ड ऑर्डर विचारों का है 2। ठीक है, खुश हैं। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है? ये होता है HN3। इसी में H प्लस जोड़ दीजिए, HN3। ऐसा है। ओ वाह, अब क्या होगा? अब आप देखें, ये तो बन गया कि इसमें एक और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हाँ, कौन सा? बताता हूं। HN, अब आप ये देखिए, ऐसे बन सकता है। अच्छा, बीच वाले में तो प्लस ही है। हाँ जी, इधर माइनस भी आ सकता है, तो माइनस n पर आना था, आजू या बाजू कहीं भी आ जाए। ठीक है, तो क्या आप देख सकते हैं कि असली स्ट्रक्चर जो होगा, एजाइडाइन तो जैसा है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। यहां पर जो असली स्ट्रक्चर होगा,
उसमें आप गौर फरमाएं, एक तो ये है जिसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 लगभग, और एक ये बॉन्ड है जिसका बॉन्ड ऑर्डर लगभग है 2.5। क्यों? एक है सिंगल और डबल के बीच में, दूसरा है डबल और ट्रिपल के बीच में। तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनएन बॉन्ड्स, इसमें थे p, तो वो 1 है। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनएन बॉन्ड, इसमें 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं। तो p प्लस क्यू कितना है? p प्लस क्यू है 3। करेक्ट आंसर इज 3, राइट। चलिए एक और हो जाए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग परक्सीनेट आयंस। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एक्सियो बॉन्ड्स इज 1.5। परक्सीनेट आयंस बना लेते हैं। एक्सिओओ, एक बार लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। और ध्यान रखिएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर आप लोन पेयर खा गए तो स्ट्रक्चर कूड़े के अलावा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर लोन पेयर बनाने पड़ेंगे बगैर आलस के। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर है 8/6 या 4/3। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है? नहीं, 1.33 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज 15। ये कैसे निकालेंगे? देखिए, एक्सिओ बॉन्ड्स या ये कनेक्शंस हैं 6, और 6 में से किसी 2 में डबल बॉन्ड है, बाकी 4 में सिंगल है। तो आउट ऑफ 6 चूज एनी 2, तो 6C2। अच्छा, ये कैसा आएगा? दिस इज 6 फैक्टोरियल, और या रादर यह जाएगा 6 into 5/2 which is 15। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूट, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया आपने, छोटा सा थोड़ा सा लगाया है, और नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आ गए कितने? 15। पीएनसी से हाँ, आप खुद भी कर सकते हैं। 6 लोकेशन में टेक एनी टू टाइम और लगा दो वहां पे डबल बॉन्ड, सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ऐसे हो गया। चलिए, बहुत बातें हो गई हैं आज, और काफी है ये आज की मुलाकात। अच्छे से बहुत ही क्रूशियल आइडियाज को हमने एक्सप्लोर किया है। इस थ्योरी को आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लर्न करना है। असाइनमेंट्स जो जिगर के टुकड़े हैं हमारे, उनको बहुत 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 ही अच्छे से करना है। क्यों? क्योंकि जब ये अच्छे से होगा तभी कॉन्सेप्ट्स मास्टर होंगे, एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स। आज की मुलाकात बस इतनी, आज की बातें बस इतनी। दैट्स इट। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।